14 अगस्त साल 2005 सुबह का वक्त था। हेलियस फ्लाइट 522 जब लर्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह की करीब 9 बजे यह विमान उड़ान भरी और उस समय विमान में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग विमान में मौजूद थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन ग्राउंड बेस्ड पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। और वही उनके को पायलट के तौर में मौजूद थे 51 वर्षीय पैम्परोस चार्ल्स, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। और वही फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पे एंड्रयूस फ्लोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:05 पर विमान 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक विमान में अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और इसलिए कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट ऊंचाई में इस अलार्म बजने के मतलब दोनों ही पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति का गंभीरता को समझते हुए उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत एटीसी से संपर्क करके उनको बताया कि यह विमान टेक ऑफ वार्निंग अलार्म बजा रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे कि इतने में विमान के कॉकपिट पे मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गया और इन अलार्म्स की आवाज के कारण पायलट्स की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी मुश्किल हो गई और साथ में प्लेन का मफलर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया। इसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कतें अब बढ़ने लगी थी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है और इधर ये सब देखकर विमान में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। क्रू मेंबर्स लगातार यात्री को शांत कर रहे थे और विमान में मौजूद ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा था और सभी यात्री को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही थी और इसीलिए विमान के ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गया था। दरअसल विमान में जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाता है। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट ऊंचाई पर था। पायलट्स बार बार एटीसी से संपर्क करके उन्हें अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी संपर्क एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ देर में एटीसी के प्लेन से संपर्क लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसके बाद एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। विमान अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर फ्लाइट को इस रूट में 1 घंटा 45 मिनट के समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड होना चाहिए था। 9:34 पर विमान 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई और 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन पर पहुंच गया। 10:12 एथेंस एटीसी इस विमान से रेडियो कंट्रोल से संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब 10:45 हो चुके थे। इस समय विमान को एथेंस एयरपोर्ट में लैंड होना था, लेकिन विमान का कोई भी आता पता नहीं था। कुछ अनहोनी आशंका के चलते हुए ग्रीस अधिकारी ने तुरंत ही अपने 2 बेहतरीन F-16 जेट विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में फाइटर जेट्स ने हेलियस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते विमान के करीब आ चुका था, ये देखने के लिए अंदर आखिर क्या चल रहा है। तब उस जेट पायलट ने देखा कि विमान के अंदर को पायलट की जगह पर कोई बैठा है और पायलट बेहोशी की हालत में पड़ा था। तब ये जेट पायलट पीछे गया, खिड़की से विमान के अंदर का हालत का जायजा लिया। इन फाइटर जेट्स के पायलट के लिए ये हैरानी की बात थी कि अपने बराबर 2 फाइटर जेट्स उड़ने के बावजूद भी किसी भी यात्री उनके तरफ मुड़ के नहीं देखा, यानी कोई भी यात्री जनों से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला। 11:49 पर पायलट ने देखा कि एक शख्स विमान के केबिन से होकर कॉकपिट पर जा रहा है और कुछ ही पलों के बाद उस शख्स को को पायलट की सीट पर बैठते हुए दिखाई दिया। कॉकपिट पर बैठे इस शख्स को देख के जेट्स के पायलट ने इशारा किया और स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट्स के पायलटों को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन कम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स विमान को नियंत्रण में लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये विमान नियंत्रण में आ ही नहीं रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसी दौरान विमान का नियंत्रण पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर विमान एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामिटी के पहाड़ियों में जाके क्रैश हो गया और क्रैश होने के साथ ही उस विमान में मौजूद क्रू मेंबर्स समेत 121 लोगों की मौत हो गई। महसूस करिए उस वक्त को जब 121 लोगों से भरा यह विमान जब उस पहाड़ी में टकराया होगा, तब क्या गुजरी होगी उन जेट्स पायलट के ऊपर जिन्होंने लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा और वो लोग इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। खैर, इसके बाद
बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 की क्रैश होने की खबर तुरंत आग की तरह फैल गया। तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया, सभी यात्री के शव को ढूंढ के बाहर निकाला गया और हादसे में मिली कुछ लोगों की सब जांच किया गया तो एक चौंका देने वाला बात सामने आई। प्लेन क्रैश होने से पहले ही सभी शख्स की मौत हो गई थी ऑक्सीजन ना मिलने से। अब अगर प्लेन में मौजूद सभी शख्स की मौत पहले ही हो गई थी तब इतने देर से प्लेन नियंत्रण कौन कर रहा था? आखिर वो शख्स कौन था जिसको जेट्स पायलट ने आखिरी बार देखा? वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रू फ्लोड्रोमो के बारे में जिक्र किया था। जी हाँ, वो आखिरी शख्स वही था जो विमान को नियंत्रण कर रहा था, जिसे जेट्स पायलट ने आखिरी बार देखा, क्योंकि आखिरी बार एटीसी को उनका ही आवाज सुनाई दिया। एंड्रू फ्लोड्रोमो ने कई बार मेडे मेडे करके मदद की मांग की थी। फ्लोड्रोमो के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना अनुभव नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे विमान को नियंत्रण कर सके। बावजूद इन सब के वो इस विमान को घनी आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद जब एक्सपर्ट ने इस घटना की जांच शुरू की तो उनको पता चला जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुका तो इसका मतलब ये था कि विमान के लेफ्ट इंजन के फ्यूल खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तब अचानक एक इन्वेस्टिगेट ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन की ओर गई और ये बटन था विमान के प्रेशर को सेट करने का। और इस बटन को देखते ही पूरी कहानी समझ में आ गई। जानकारी के लिए बता दे, प्रेशराइज बटन पूरे विमान की हवा को नियंत्रण करने में काम आता है। आमतौर पर विमान के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजता है ताकि विमान में मौजूद यात्री को ऑक्सीजन मिलता रहे। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटो में ही रखा जाता है। अगर कभी ये मैनुअल मोड में रखा जाए तो इसका ध्यान पायलट या को पायलट को रखना होता है। हादसे के जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना के एक दिन पीछे ले चलते हैं जब बोइंग 737 का यह विमान अपने रूटिंग सर्विस के लिए गया हुआ था। वहाँ इसे अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और तभी इसके सर्विस करने वाले लोग ने इस बटन को मैनुअल मोड में रखकर उसे फिर ऑटो मोड में करना भूल गया और ऐसी हालत में विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए पायलट को सौंप दिया। विमान के उड़ान भरने के बाद पायलट का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि उनके विमान का प्रेशराइज बटन मैनुअल मोड रह गया है और इसके कारण विमान में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने लगा था और साथ साथ यात्री को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी थी। फिर जब पायलट्स को अलार्म सुनाई दिया तब वो इसके पीछे के कारण जानने में इतना व्यस्त हो गए कि एक बार के लिए भी उनका ध्यान इस बटन की ओर गया ही नहीं। इसके कारण कॉकपिट पर भी ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई, जिसके कारण दोनों पायलट्स बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्री को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं आते, जिसके कारण दोनों पायलट्स बेहोश हो गए। साथ ही विमान के अंदर मौजूद सभी क्रू मेंबर सहित सभी यात्री एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि विमान में मौजूद ऑक्सीजन मास्क में केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन मिलता है और इसके कारण विमान में मौजूद सभी लोग अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगे थे। ऐसी हालत में विमान ऑटो पायलट मोड में एथेंस की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विमान में मौजूद सभी लोग दम तोड़ दिए सिवाय एक आदमी के, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रू फ्लोड्रोमो। लेकिन ऐसे हालत में जब ऑक्सीजन की अभाव में सभी लोग मर चुके थे, वही एंड्रयूज कैसे जीवित रहे? जब एंड्रयूज फ्लोड्रोमो के बैकग्राउंड की जांच की गई तो पता चला कि एंड्रयूज एक स्कूबा ड्राइवर था और जैसे कि स्कूबा ड्राइवर अपने सांस को लंबे समय तक रोक सकता है, इसके कारण एंड्रयूज इतने समय तक जीवित रहे थे। लेकिन विमान में ऑक्सीजन शून्य होने के कारण उनकी हालत भी अब बिगड़ने लगे थे और विमान के केबिन से होके जैसे तैसे करके कॉकपिट पर पहुंचे और विमान को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते यह विमान यात्री के बजाय यात्री के लाशों से भर गई थी। एंड्रयूज अंत तक इस विमान को नियंत्रण करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं रहे। अंत में विमान पहाड़ियों में जाके टकराया और विमान में बचा शेष जीवन भी खत्म हो गया। इस घटना के लगभग 15 महीनों के बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की और वहाँ बताया गया इस घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, जिसके कारण विमान में मौजूद 121 लोगों की हंसता खिलता जान लैंड होने से पहले ही लाशों में बदल गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।